हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय निषाद। हिंदी नाथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप हिंदी विषय से केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ अगले महीने में एग्ज़ाम है आरपीएससी सेकेंड ग्रेड का, इन सभी की तैयारी हिंदी विषय से कर रहे हैं आप, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि व्याकरण इन सभी में आने वाला है हिंदी का, और व्याकरण को हम कवर करेंगे। व्याकरण ये होगा हमारा पहला क्लास व्याकरण का, जिसमें हम हिंदी भाषा का उद्भव और विकास कवर करने वाले हैं। ये क्लास होगा हिंदी साहित्य व्याकरण शुरू से लेकर अंतिम वाली क्लास में। इसमें कुल 150 प्रश्न होने वाले हैं। ठीक है, बहुत कम समय में इसको हम कवर करेंगे। इसमें हम व्याख्या करने वाले नहीं हैं। हमारा उद्देश्य है कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन को टच करना और सिलेबस को कंप्लीट करना। तो आइए आज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, लिपि किसे कहते हैं? लिपि किसे कहते हैं? तो लिखित ध्वनि संकेतों को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं लिखित ध्वनि संकेतों को। आप वीडियो को दो बार देखिएगा। मेरा सजेशन है 2 बार देखने के लिए, और मैक्सिमम आप 3 बार वीडियो को देखेंगे, इस प्रकार के वीडियो को। किसी देश के अधिकांश जन समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? किसी देश के अधिकांश जन समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। विकल्प के अनुसार विकल्प डी सही है इसमें, घ वाला। मैक्स मुलर ने इंडो जर्मनिक नाम किस भाषा परिवार को दिया? मैक्स मुलर ने इंडो जर्मनिक नाम किस भाषा परिवार को दिया? तो वो भारोपियन भाषा को दिया। विकल्प ए सही है। ठीक है, भारोपियन हिंदी इसी के अंतर्गत आता है। गुजराती भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? गुजराती भाषा का विकास सौर्य सैनी अपभ्रंश से हुआ। विकल्प बी सही है इसमें, सौर्य सैनी। संविधान में प्रांतीय भाषाओं को किस अनुसूची द्वारा स्वीकार किया गया है? संविधान में प्रांतीय भाषाओं को किस अनुसूची द्वारा क्या किया गया है? स्वीकार किया गया है। तो वह है 8वीं अनुसूची। विकल्प ए यहाँ पर सही है, 8वीं अनुसूची। अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी है? अपभ्रंश में स्वरों की संख्या बताना है, तो कुल 8 स्वर हैं अपभ्रंश में। विकल्प ग सही है इसमें। आप बता दें, हिंदी भाषा का विकास हुआ है, सबसे पहले आता है संस्कृत से हुआ, जानते हैं आप। संस्कृत के बाद आता है पाली, उसके बाद प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के साथ ही चलता है अवहट, उसके बाद पुरानी हिंदी, तब हिंदी आ जाता है। इसमें अपभ्रंश में पूछा है स्वरों की संख्या कितनी है, तो 8 होती है। भाषा विज्ञान का विभाग नहीं है। भाषा विज्ञान का विभाग कौन सा नहीं है? एग्जाम में सबसे पहले आप क्या करेंगे? नहीं वाले शब्द को गोला कर देंगे। ठीक है, क्योंकि एक आध क्वेश्चन आपका ये अगर ध्यान नहीं देंगे तो एग्जाम में एक आध क्वेश्चन गलती करवा सकता है, एक से अधिक भी करवा सकता है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? इसको मार्क कर देंगे। भाषा विज्ञान का विभाग नहीं है। कौन सा नहीं है? तो इसमें पदार्थ विज्ञान जो है, विकल्प ग वाला, वो भाषा विज्ञान का विभाग नहीं है। हिंदी का प्रहरी किसे कहा जाता है? हिंदी का प्रहरी पीडी टंडन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है हिंदी का प्रहरी? पीडी टंडन को। विकल्प ख सही है। नागरी लिपि कैसी है? नागरी लिपि कैसी है? अक्षरात्मक है नागरी लिपि। ठीक, विकल्प ख सही है। कैसी लिपि है? अक्षरात्मक है। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है? अमीर खुसरो जो हैं हिंदी के लिए कैसा शब्द प्रयुक्त किए हैं? तो वो हिंदवी कहते हैं। हिंदी को क्या कहते हैं? हिंदवी। और भारत में ये मुकरियों के लिए प्रसिद्ध है। मुकरी इन्होंने बहुत लिखा है। मुकरी के लिए प्रसिद्ध है कौन? अमीर खुसरो। और भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है? भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है? तो वह है 343(1). ठीक है, 343 कहिए, 343 कहिए, 1 के अंतर्गत हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया है। और हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। छत्तीसगढ़ी बोली कितना बार पढ़े हैं? जो पहले पढ़े हैं, वीडियो देखे हैं, वो ये 10वीं बार आ चुका है। कई पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है ये छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बघेली भी है और अवधी भी है और छत्तीसगढ़ी है। ब्रजभाषा क्या है? पश्चिमी हिंदी की भाषा है, बोली है ब्रजभाषा। तो विकल्प यहाँ पे ख वाला सही है। ठीक,
हिंदी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 भाषाएं बोलियां आती हैं। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक का नाम बताइए भाई। हिंदी शब्दानुशासन के रचयिता किशोरीदास वाजपेयी जी हैं और इसमें ख वाला सही है। ठीक है, ख से खरगोश। देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? ब्राह्मी से हुआ है, तो विकल्प ख इसमें सही है। और देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सबसे बड़ी विशेषता देवनागरी लिपि की है, यह एक ध्वनि के लिए एक वर्ण प्रयुक्त होता है और यह वैज्ञानिक लिपि है। ठीक है, इसको पढ़ चुके होंगे लेकिन रिवीजन भी कर लीजिए आप। विकल्प घ सही है। और इनमें बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। बिहारी हिंदी का कौन सा रूप नहीं है? ठीक है, तो भोजपुरी, मैथिली, अवधी। अवधी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। बाकी बिहारी हिंदी में 3 बोलियां आती हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। ठीक, तो विकल्प घ वाला यहाँ पे सही है। और हिंदी निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म गलत है? गलत युग्म को बताइए। देखिए, सबसे पहले मार्क करना है आपको, गलत है या नहीं है असत्य वाले शब्दों को। तो कौन सा युग्म गलत है? अवधी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अभी 2 क्वेश्चन के पहले पढ़े, ये तो सही मिलान है। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 2 क्वेश्चन पहले आया, ये भी सही मिलान है। भोजपुरी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आएगा, अभी ऊपर ही है आपके। ये किस में आएगा? बिहारी हिंदी के अंतर्गत है। तो विकल्प जो यहाँ पे गलत वाला है वह ग है। और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है, इसे कौरवी के नाम से भी जानते हैं। निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। पूर्वी हिंदी की बोली कौन नहीं है? जानते हैं, पूर्वी हिंदी में छत्तीसगढ़ी, बघेली और अवधी आगी। भोजपुरी बिहारी हिंदी की बोली है, तो विकल्प ग सही है। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा क्या है? बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा की अगर बात करें तो बौद्ध धर्म में पाली भाषा है, क्योंकि महात्मा बुद्ध के बारे में आप जानते हैं। महात्मा बुद्ध ने क्या किया? अपने अपने जो है संबोधन को पाली भाषा में दिया था। किसने? महात्मा बुद्ध जी ने। तो यहाँ पे विकल्प घ सही है, पाली भाषा। और जानते हैं संस्कृत के बाद पाली भाषा, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी का विकास हुआ है। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? सौरसेनी अपभ्रंश से, बहुत बार पढ़ चुके हैं। विकल्प ग सही है। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में रचना करने वाले कवि कौन है? अवधी में और ब्रज में दोनों भाषाओं में रचना करने वाले हैं तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास जी हैं। जैसे रामचरितमानस अवधी भाषा में है और कवितावली ब्रज भाषा में है। तो यहाँ पे तुलसीदास जी हैं। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से क्या है? पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली है, जानते हैं आप। पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां आती हैं, जिसमें ब्रज है, ब्रज हो गया, खड़ी बोली हो गया, कन्नौजी, बुंदेलखंडी और एक हरियाणवी। तो यहाँ पे क्या सर्वाधिक प्रमुख बोली खड़ी बोली होगी, और क्या होगी पश्चिमी हिंदी की? नहीं भाई, सर्वाधिक प्रमुख बोली जो है यह ब्रज बोली है। ठीक है, विकल्प क सही है। हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हरियाणवी या बांगरू जो है किस अपभ्रंश से भी विकसित हुई है? तो सौरसेनी से तो हिंदी का विकास हुआ है और वह हिंदी के अंतर्गत ही आती है, तो पश्चिमोत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश। तो विकल्प क यहाँ पर सही है। निम्नलिखित कौन सी विशेषता देवनागरी में नहीं है? देवनागरी में नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं है, बताना है। तो बता दें, इसमें जैसा उच्चारण होता है वैसा लिखा जाता है, बिल्कुल सही है। जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है। इनमें एक ध्वनि के लिए एक प्रतीक होता है, ये भी सही है। इसमें सिरो रेखा का प्रयोग महत्वपूर्ण होता है, ये भी सही। सिरो रेखा मतलब समझ रहे हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, इसमें। ठीक, तो ये वाला ऊपर जो खड़ी पाई खींच देते हैं, सबको मिला देते हैं, वही इसी को सिरो रेखा कहेंगे। तो विकास की दृष्टि से लिपि ब्राह्मरी एवं खरोष्टी, खरोष्टी का नाम कहाँ से आ गया? विकल्प ग वाला जो है ये गलत हो गया, सही नहीं है, यह विशेषता नहीं है देवनागरी की। नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चुनिए। उस गलत विशेषता को चुनना है। भाषा परिवर्तनशील होती है, सही है। हिंदी तो जीवंत भाषा है, परिवर्तनशील होता है, हमेशा विकास होता है इसका, भाषा का। और भाषा पैतृक संपत्ति है, ये किसकी पैतृक, किसके बाप की संपत्ति है? पैतृक संपत्ति नहीं है भाषा, तो विकल्प ग वाला जो हो गया यह गलत हो गया। भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, समाज की होती है, सही है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, ये भी सही है। टकसाली भाषा कहते हैं, टकसाली भाषा किसे कहते हैं? परिनिष्ठित भाषा को क्या कहते हैं? टकसाली भाषा कहते हैं। विकल्प ग सही है। संस्कृत निष्ठ मत लगाइए, इसमें क्या करिएगा? परिनिष्ठित भाषा को लगाइएगा। ठीक है,
नहीं तो आपको कई जगह मिलेगा संस्कृत निष्ठ कई किताबों में। तो सबसे क्या लगाइए आप, परिनिष्ठित भाषा को क्या कहते हैं, टकसाली भाषा कहते हैं। विकल्प ग सही है इसमें। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष की बात करें तो आचार्य नरेंद्र देव जी थे। विकल्प ग सही है, आचार्य नरेंद्र देव। ठीक। अवहट्ट भाषा से तात्पर्य क्या है। अवहट्ट भाषा से तात्पर्य बताना है ग्रामीण अपभ्रंश है। वो अपभ्रंश के समय बताया ना, ऊपर अपभ्रंश के समय चला है और ये ग्रामीण अपभ्रंश ही है। तो अवहट्ट भाषा। और निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं और कौन नहीं है, ब्रज बोली है, सही है, बुंदेली भी है, सही है, कन्नौजी है, अवधी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। तो यही जो हो गया नहीं है, कौन सा, अवधी। बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है। बांगरू जो है किस उपभाषा वर्ग की बोली है, इसकी बात करें अगर तो यह पश्चिमी हिंदी की बोली है। बांगरू मतलब हरियाणवी को बांगरू कहा जाता है। और अंगिका किस राज्य की बोली है। अंगिका बिहार राज्य की बोली है। ठीक है, अंगिका। कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है। कर्ता के साथ ने का प्रयोग किस में नहीं होता है, पूर्वी हिंदी में नहीं होता है। तो विकल्प क सही है, जैसे अवधि में नहीं होता है। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। वह है 14 सितंबर। इसीलिए हिंदी दिवस भी मनाया जाता है 14 सितंबर को। और 1949 को भी याद रखिएगा, नहीं तो ये बगलिया में देखिए 50 लिख दिया है। ठीक है, 1949 जब अपना संविधान अंगीकृत हुआ था। बघेली जिस सन में अंगीकृत हुआ था वो 26 नवंबर था। ठीक है। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है, तो पूर्वी हिंदी से बघेली, छत्तीसगढ़ी और अवधी आता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। स्वयंभू को कहा जाता है, ध्यान रहे। स्वयंभू को क्या कहा जाता है, अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन थे। हिंदी का व्याकरण सबसे पहले लिखा था जोशुआ केटलर जी ने। विकल्प क सही है, जोशुआ केटलर। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन थे, जोशुआ केटलर थे। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था, तो वह है सुनीत कुमार चटर्जी। कौन है, सुनीत कुमार चटर्जी जी हैं। विकल्प ग सही है। उकार बहुला बोली मानी जाती है। उकार बहुला बोली मानी जाती है, कौन सी बोली है उकार बहुला, तो बता दें अवधि जो है उकार बहुला बोली मानी जाती है। विकल्प क सही है। ठीक है, अवधि कैसी बोली है, उकार बहुला बोली है। और भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, किस अपभ्रंश से हुई है, तो वह मगधी अपभ्रंश से हुई है। किसकी उत्पत्ति, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति। और भोजपुरी किसके अंतर्गत आता है, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आता है भोजपुरी। मगही किस उपभाषा की बोली है। मगही जो है वह किस उपभाषा की बोली है, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आता है मगही। और विकल्प घ यहाँ पे सही है। ग्वालियर की बोली क्या है। ग्वालियर की बोली बुंदेली बोली है। आप ये भी देख लीजिए कौन किस क्षेत्र में पड़ता है। ग्वालियर मध्य प्रदेश के उत्तर में है। ठीक है, तो वो वाला क्षेत्र क्या है, बुंदेलखंड का क्षेत्र है। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में इसमें से कौन सी भाषा लिखी जाती है, तो मराठी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, मराठी। आपको मराठी और गुजराती में कन्फ्यूज करेगा, तो इतना ध्यान रहे, मराठी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। गुजराती जो है देवनागरी से विकसित की गई लिपि है, एक उसमें लिखी जाती है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई। हिंदी खड़ी बोली जो है यह किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। विकल्प ग सही है। छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है, सही है। और हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है, देखिए एक बार और आ गया। हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है, किशोरीदास वाजपेयी जी को कहा जाता है। विकल्प घ सही है। निम्नलिखित में से भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है। निम्नलिखित में से भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है। भाषा की प्रकृति की बात करें तो जटिलता से सरलता की ओर। ठीक है, इसकी प्रमुख
प्रकृति है जटिलता से सरलता की ओर। सही युग्म चुनना है आपको। पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, खड़ी कौरवी सही है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। बिहारी मारवाड़ी, बिहारी हिंदी मारवाड़ी नहीं है, मारवाड़ी राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आएगा। पूर्वी हिंदी गढ़वाली, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं, गढ़वाली, गढ़वाली ये पहाड़ी हिंदी है। देखिए ये जो है मारवाड़ी राजस्थानी हिंदी, और गढ़वाली जो है ये पहाड़ी हिंदी, और बघेली जो है यह है पूर्वी हिंदी। तो मिलान कौन सा सही है? क वाला सही है। ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है कौन? खड़ी बोली, इसे कौरवी के नाम से भी जानते हैं। मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? मेवाती जो है किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो वह है राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आता है। राजस्थानी हिंदी में भी 5 बोलियां हैं, ठीक है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोली, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 5 बोली, पहाड़ी हिंदी में 2 बोली, और पूर्वी हिंदी में 3 बोली, और ये बिहारी हिंदी में 3 बोली आता है, ठीक है ना। और देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ माना जाता है? देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जो माना जाता है वह है गुजरात। विकल्प घ सही है, गुजरात में माना जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो उसको किया था तत्कालिक उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, ठीक। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर कब 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो तत्कालिक उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने। और यहाँ पे है मैथिली भाषा का कवि किसे, इनमें से कौन है? मैथिली भाषा का कवि के बारे में बताना है, इनमें से कौन है? तो बता दें विद्यापति को मैथिली का कोकिला कहा जाता है, तो विकल्प ख यहाँ पर सही है, ठीक। कबीर की भाषा सदुक्कड़ी है, तुलसी की भाषा जो है ब्रज है, और अवधि भी है, देव की भाषा ब्रज है मुख्य रूप से। आगरा मथुरा को किस बोली का केंद्र माना जाता है? आगरा मथुरा को ब्रज का केंद्र माना जाता है। मथुरा नाम आ गया तो कृष्ण भगवान आएंगे, और कृष्ण जो हैं ब्रज लीला उन्हीं के नाम पे है। काव्य भाषा के पद पर कौन सी बोली सर्वाधिक समय तक प्रतिष्ठित रही? काव्य भाषा में कौन सी बोली रही? ब्रज, ठीक है। भक्ति काल पूरा उस ब्रज पे चलता रहा। खड़ी बोली को अन्य किस भाषा से जाना जाता है? कौरवी कई बार आया, विकल्प क सही हो गया। और उसके बाद खड़ी बोली को कौरवी का नाम किसने दिया? देखिए ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हुआ, और यह है राहुल सांकृत्यायन जी ने। घुमक्कड़ अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा इनकी रचना है, और इनको घुमक्कड़ कहा या घुमक्कड़ कवि कहिए, ठीक है। इन्होंने अपना बहुत सारा जीवन घूमने में ही बिता दिया, यात्रा में। तो खड़ी बोली को कौरवी नाम दिया था किसने? राहुल सांकृत्यायन जी ने। विकल्प घ सही है। और स्टैंडर्ड या परिनिष्ठित संज्ञा किस बोली को प्राप्त हुई है? वह हुई है कौरवी को। कौरवी मतलब खड़ी हिंदी, खड़ी हिंदी को परिनिष्ठित संज्ञा मिला है। पुष्टि मार्ग का जहाज किस कवि को कहा जाता है? पुष्टि मार्ग का जहाज सूर्यदास को कहा जाता है। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? सूरदास को कहा जाता है। विकल्प ग सही है। हिंदी साहित्य के किस युग में खड़ी बोली को काव्य भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ? हिंदी साहित्य के किस युग में खड़ी बोली को काव्य भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ? तो वो है द्विवेदी युग, ठीक है। हिंदी खड़ी बोली के किस युग में खड़ी बोली को काव्य भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ? तो काव्य भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है द्विवेदी युग में। और अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अवधी बोली जो है किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो वो है मागधी अपभ्रंश। भूलिएगा मत, मागधी अपभ्रंश। ये बता दे रहे हैं, या तो आप KVS TGT के लिए पढ़ रहे हैं, या तो PGT के लिए, या फिर PRT के लिए, इन तीनों में समान रूप से एक कारगर होगा। और ये राजस्थान RPSC सेकेंड ग्रेड का जो जूनियर टीचर का तैयारी अगर आगे एग्जाम है तो उसके लिए भी बता रहे हैं, ये बहुत ही कारगर साबित होगा। क्योंकि व्याकरण सब में है, और व्याकरण में सीधे एक लाइन में लिख दे। जैसे उत्तर प्रदेश का अगर सिलेबस उत्तर प्रदेश TGT PGT का देखिए तो बहुत सिंपल में लिख दिया है, ठीक है। बहुत सिंपल में कुछ आधा पेज में पूरा सिलेबस डाल दिया है, तो इसका आप आकलन नहीं कर सकते हैं कि कहाँ से पूछेगा। तो ये सारा जो है ये व्याकरण के अंतर्गत है और इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो हम बहुत सोच समझ कर लाए हैं इसको, ताकि आप सभी को फ़ायदा हो इन
इस वीडियो का, ठीक है। आप समान रूप से अगर तैयारी कर रहे हैं तो निश्चिंत रहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं, इस वीडियो को देखिए आप। और अब कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम कवर करेंगे, एग्ज़ाम के पहले कोशिश करेंगे कवर करने का। हाँ, कई दिनों तक वीडियो नहीं आया, इस महीने में काफ़ी डिस्टर्बिंग रहा, लेकिन आए हैं तो लगातार अब चलाएंगे। भोजपुरी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अब देखिए भोजपुरी का बात आ गया, भोजपुरी के वासी हम तो भैया हैं, और यह है मागधी अपभ्रंश, ठीक है। मागधी अपभ्रंश है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग विकल्प बी सही है, यहाँ पे ख वाला। बुंदेली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? बुंदेली की बात करें, बुंदेली की बात करें तो ये है सौरसैनी अपभ्रंश से, विकल्प क सही है, सौरसैनी अपभ्रंश। कन्नौजी किस पहले बताइए बुंदेली किस में आता है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। कन्नौजी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुआ है? कन्नौजी जो है सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुआ है। इनमें कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की नहीं है? द्रविड़ भाषा की बोली कौन सी नहीं है? मराठी जो है द्रविड़ परिवार की बोली नहीं है, ये जो आएगा हिंदी वाला है, अभी आया है जो सौरसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आएगा। और राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? राजभाषा आयोग का गठन जो है 1955 में किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है। राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया। सरकारी कामकाज की भाषा को संविधान द्वारा स्वीकृत होती है। सरकारी कामकाज की भाषा जो संविधान द्वारा स्वीकृत होती है वो क्या कही जाती है? उसको कहा जाता है राजभाषा। और हिंदी भारत की क्या है? राजभाषा है, ठीक है, संवैधानिक तौर पे। इनमें से देवनागरी लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं हुआ होता है? पहले गोला करिए इसको। इनमें से देवनागरी लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? तो वो है मराठी के लिए, संस्कृत, हिंदी के लिए, इन तीनों के लिए होता है। तमिल के लिए नहीं होता। तमिल के लिए ऐसे ऐसे मिलेगा, साउथ फिल्म देखते हो ना, ऐसे लिखा रहता है, जैसे तन्नी मतलब थोड़ा, कुंज, तन्नी मतलब पानी होता है वहाँ पे तमिल की भाषा में। थोड़ा थोड़ा हमको आता था लेकिन भूल गया। इनमें से कौन सी भाषा सबसे अधिक पुरानी है? सबसे अधिक पुरानी कौन सी भाषा है? वैदिक संस्कृति है, विकल्प घ सही है। और हिंदी किस प्रांत की राजभाषा नहीं है? हिंदी जो है किस प्रांत की राजभाषा नहीं है? उत्तर भारत में जाओगे तो मैक्सिमम राज्य में मिलेगा, जैसे उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में। कहाँ पर नहीं है? तो पंजाब में पंजाबी है। पंजाब में हिंदी, हिंदी बोलोगे ना सभी लोग नहीं समझेंगे। एक बार हम जम्मू कश्मीर में गए थे ना, बहुत से आज के 10 साल पहले, तो वहाँ पे हमको नहीं पता था इतना, लेकिन वहाँ पे हिंदी बोलने पे काफ़ी लोग नहीं समझ रहे थे। जो बहुत सीनियर लोग थे वही समझ रहे थे। अगर थोड़ा सा भी आप शहर से हट जाओगे तो वहाँ पे बिल्कुल नहीं समझ रहे थे सब। वहाँ डोगरी बोली जाती है, जम्मू में डोगरी बोली जाती है, कश्मीरी बोली जाती है, और ये पंजाब में जो है पंजाबी बोली जाती है। यह जो है राजभाषा नहीं बोली, हमारी राजभाषा उसमें नहीं बोली जाती है। कहाँ पे? पंजाब में। ऐसा नहीं है कि एकदम बिल्कुल नहीं समझते हैं, बहुत अच्छी तरह समझते हैं लोग, लेकिन गांव में जैसे हट गए आप तो वहाँ पे नहीं समझेंगे लोग। तो उत्तराखंड हिंदी, और मध्य प्रदेश हिंदी, छत्तीसगढ़ भी हिंदी। और इनमें से कौन सी, छत्तीसगढ़, देखिए यहाँ पे उत्तराखंड में गढ़वाली भी बोली जाएगी, और गढ़वाली यहाँ पे बोली जाएगी। उत्तराखंडी पहाड़ी बोली है, वो बोली जाएगी। मध्य प्रदेश में अगर आप जाएंगे तो बुंदेली बोली जाएगी, हिंदी बोली जाएगी, बुंदेलखंडी बोली जाएगी। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी बोली जाएगी, पंजाब में पंजाबी बोली जाएगी। लेकिन ये जो है छत्तीसगढ़ी हुआ, चाहे गढ़वाली हुआ, और मध्य प्रदेश में चाहे ये बुंदेलखंडी हुआ, ये तीनों जो हैं हिंदी के अंतर्गत आते हैं, हिंदी की उपबोलियां हैं। इनमें से कौन सी भाषा बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है हिंदी में? तो हिंदी की है, ठीक है, विकल्प घ सही है। किसकी है? हिंदी की है। बौद्ध धर्म का संबंध किस भाषा से है? बौद्ध धर्म का संबंध की बात करें तो यह है पाली भाषा से। और भारत में दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा जो है बांग्ला है, याद रहे, बांग्ला है। हिंदी का सर्वाधिक विरोध किस प्रांत के लोग करते हैं? हिंदी का सर्वाधिक विरोध किस प्रांत के लोग करते हैं? तो वो तमिलनाडु के लोग करते हैं। हिंदी का सर्वाधिक विरोध करते हैं ये सब तमिलनाडु के लोग।
कुंज कुंज। और अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? तो वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। विकल्प क सही है। और संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा प्राप्त है? राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, अनुच्छेद 343(1) में। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी जो है भारोपियन परिवार की भाषा है। विकल्प क सही है। देवनागरी लिपि किस प्रकार की है? देवनागरी लिपि जो है अक्षरात्मक है। कैसी लिपि है देवनागरी लिपि? अक्षरात्मक है, ये ध्यान रहे, अक्षरात्मक है। ठीक ना। और प्राकृत के सबसे प्राचीन व्याकरण कौन है? जो गद्य लिखा जाता है उनको लेखक कहते हैं, जो पद लिखता है उसे कवि कहते हैं, और जो व्याकरण लिखता है उसको व्याकरण कहते हैं, व्याकरण जो लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे प्राचीन कवि हैं वररुचि, सबसे प्राचीन है। और हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? हिंदी की आदि जननी कहा जाता है संस्कृत को। संस्कृत के बाद पाली, पाली प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, पुरानी हिंदी, फिर हिंदी। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो है नागपुर में हुआ, यह मध्य प्रदेश में है। साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई? साहित्य अकादमी की स्थापना जो हुई है 1954 में हुआ है। ठीक है, 1954 में हुआ है साहित्य अकादमी की स्थापना। नागपुर महाराष्ट्र में है। ठीक है ना, हम मध्य प्रदेश बोल दिए हैं। छठा विश्व सम्मेलन कहाँ हुआ? छठा विश्व हिंदी सम्मेलन, छठा विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करें तो लंदन में। ठीक है, कहाँ पे? लंदन में हुआ है। कि ये देखिए विश्व हिंदी सम्मेलन जो है, इसको एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, इजीली मिल जाएगा। नहीं तो हम सारा सब वीडियो बना दें, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है, मेरे भी कुछ लिमिटेशंस हैं। किस लिपि को गधे की ओठ वाली लिपि कहा जाता है? किस लिपि को गधे की ओठ वाली लिपि कहा जाता है? कितना मजा आएगा, ये तो सबको याद हो जाएगा। एक खरोष्टी लिपि को जो है गधे की ओठ वाली लिपि कहा गया। खरोष्टी लिपि मतलब समझ रहे हो? उर्दू जो है खरोष्टी लिपि में लिखी जाती है। बैसवाड़ी किस बोली का दूसरा नाम है? बैसवाड़ी जो है किस लिपि का दूसरा नाम है? तो अवधी लिपि का दूसरा नाम है क्या? बैसवाड़ी। ठीक। जाटू किस बोली का उपनाम है? बैसवाड़ी मत भूलना, अवधी। जाटू किस बोली का उपनाम है? जाटू जो है यह बांगरू लिपि का उपनाम है। बांगरू किसका? बांगरू या हरियाणवी। ठीक है, हरियाणवी, बांगरू, जाटू। और जाट लोग वहीं पे हैं। ठीक है, कहाँ पे? हरियाणा में। लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है वह पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में मिलता है। कहाँ मिलता है? पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में। विकल्प ख यहाँ पर सही है। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद रक्कम नव पंचवारम, ये वाला पढ़े योग्य श्लोक। हिंदुस्तानी को मुगलों की भाषा कहा है? हिंदुस्तानी को मुगलों की भाषा कहा है? किसने कहा है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ने कहा है। ठीक है, इसमें छपा है हिंदुस्तानी को मुगलों की भाषा। हिंदुस्तानी मतलब हिंदी। विद्यापति और पदावली की भाषा क्या है? विद्यापति पदावली की भाषा की बात करें तो मैथिली है। ठीक है, मैथिली है। अब उर्दू और हिंदी को ज़्यादा आप अलग से मत सोचिएगा। लिपि का बहुत ज़्यादा अंतर है, और उर्दू हिंदी की जो शब्दकोश है ना, लगभग बहुत बराबर मिलता है। हिंदी में उर्दू की बहुत सारे शब्द हैं, और उर्दू में भी हिंदी के हैं। जैसे आप पाकिस्तान में चले जाओ, अफगानिस्तान में चले जाओ, तो यहाँ पे जाओगे तो आप हिंदी बोलोगे, उर्दू बोलोगे तो मैक्सिमम समझ भी जाओगे आप। और नहीं समझ में आ रहा है तो न्यूज़ चैनल देखो आप, वहाँ का न्यूज़ देख लो तो आपको लगेगा कि हिंदी में बात कर रहे हैं। थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा, 80-85% आपको लगेगा हिंदी में बात कर रहे हैं सब। उर्दू की लिपि क्या है? ओ तरीके, सारा गुड़ हो गया गोबर। उर्दू लिपि जो है यह फारसी में लिखी जाती है। ठीक है, जिसे नस्तालिक लिपि है। नस्तालिक लिपि है एक, जो उर्दू फारसी अरबी फारसी का से ही बना हुआ है। नस्तालिक लिपि उर्दू उसी में लिखी जाती है। ठीक है ना, खरोष्टी में नहीं लिखी जाती है। तो विकल्प ख वाला यहाँ पे सही है, ख से खरगोश।
कुटिल लिपि से विकास हुआ, कुटिल लिपि से विकास हुआ, किसका हुआ है? तो देवनागरी लिपि का। विकल्प क सही है यहाँ पर। भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी भाषा किसे कहते हैं? हिंदी भाषा किसे कहते हैं? तो पश्चिमी व पूर्वी हिंदी, पश्चिमी पूर्वी हिंदी को क्या कहते हैं? भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी भाषा किसे कहेंगे? पश्चिमी व पूर्वी हिंदी को। सतम भाषा समूह में कौन से वर्ग हैं? सतम भाषा समूह में कौन से वर्ग हैं? ईरानी और भारतीय। विकल्प ग वाला यहाँ पर सही है, ग से गमला, ठीक है ना। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित कौन सा है? अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित कौन सा है, इसमें से बताना है। तो बता दें, पौम चरियु है। विकल्प घ सही है यहाँ पर, पौम चरियु। कमेंट में बताइए यह किसकी रचना है? पौम चरियु। ब्रजबुली के नाम से किस भाषा को जाना जाता है? ब्रजबुली जो है वह जाना जाता है बांग्ला के नाम से। विकल्प ग सही है, ठीक है। ब्रजबुली के नाम से किसे जाना जाता है? बांग्ला। ब्रजबोली मत करिएगा, ध्यान रहे ऑप्शन में तो नहीं है, लेकिन ब्रजबोली जो है बांग्ला को जाना जाता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य आधुनिक भाषाओं की संख्या कितनी है? आधुनिक भाषाओं की, मान्य आधुनिक भाषाओं की संख्या 22 है, ठीक है। कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। भोजपुरी शामिल है क्या? तो कह देना नहीं। भोजपुरी से क्वेश्चन आ सकता है, भोजपुरी 8वीं अनुसूची में शामिल अभी नहीं है। और ओकार बहुला है, ओकार बहुला कौन है इसमें? तो अवधि जो है ओकार बहुला है। विकल्प क सही है। और सॉरी, ब्रज भाषा जो है ये उकार बहुला है, अवधि। ब्रज भाषा जो है ये ओकार बहुला है, ठीक है, ओकार बहुला है। ओकार बहुला कौन नहीं है? तो कौन नहीं है ओकार बहुला यहाँ पर? ब्रज जो है, क्या कह दिया भाई, ओकार बहुला कौन, आकार बहुला, सॉरी क्या पढ़ रहे हैं हम, आकार बहुला कौन नहीं है? ब्रज नहीं है, क्योंकि ये ओकार बहुला है। अब देखिए यहाँ पे कन्नौजी, कौरवी और हरियाणवी, ये तीनों पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं और ये आकार बहुला। भाषा का आदर्श रूप कहलाता है, भाषा का आदर्श रूप क्या कहलाता है? तो भाषा का आदर्श रूप परिनिष्ठित भाषा और मानक भाषा दोनों कहलाता है। तो विकल्प ग वाला यहाँ पे सही है। बुनियादी शिक्षा की नींव किसने डाली? बुनियादी शिक्षा की नींव डालने वाले हैं महात्मा गांधी जी, और यहाँ पर विकल्प क वाला सही है, महात्मा गांधी। भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? खेसरिया को? नहीं 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 नहीं, यहाँ पे मत जाना। भोजपुरी का शेक्सपियर भिखारी ठाकुर को कहा जाता है, कोई इधर से बोला है। निम्न में से कौन मानक भाषा नहीं है? मानक भाषा इनमें से कौन सा नहीं है? हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, ये तो भाषा है तीनों, आप जानते हैं। ब्रज भाषा नहीं, बोली है, उपभाषा है किसकी? हिंदी की, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। तो विकल्प घ सही है यहाँ पर। कैथी नागरी की किस शाखा से संबंधित है? कैथी नागरी की किस शाखा से संबंधित है? तो वह है पूर्वी, ठीक है, विकल्प क सही है। और भाषा का निर्माण निम्न में से किससे होता है? भाषा का निर्माण होता है व्यक्त ध्वनियों से। विकल्प क सही है। और आर्यों की ठेठ बोली को क्या कहते हैं? आर्यों की ठेठ बोली को क्या कहते हैं? तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कहते हैं, ठीक है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कहते हैं आर्यों की ठेठ बोली को। दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम क्या है? दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम है हिंदवी। विकल्प ग सही है। पाली को पाटली से उत्पन्न मानने वाले विद्वान का क्या नाम है? कौन कहता है कि पाली भाषा जो है वह पाटली से उत्पन्न हुआ था? वह है मैक्स मुलर, ठीक है, मैक्स मुलर। विभाषा किसे कहते हैं? विभाषा किसे कहते हैं? बोली को कहते हैं। राजभाषा, राष्ट्रभाषा, लुप्त भाषा को थोड़ी, बोली को कहते हैं विभाषा। तो ब्रज विभाषा है, अवधी विभाषा है, भोजपुरी भी विभाषा है। और अपभ्रंश का व्याकरण कौन है? अपभ्रंश का व्याकरण की बात करें तो शब्दानुशासन जो है यह पुस्तक अपभ्रंश का व्याकरण है, ठीक है।
और वियोगात्मक भाषा कौन है? वियोगात्मक भाषा की बात करें तो हिंदी वियोगात्मक भाषा है, विकल्प ग सही है। बाकी वर्ण रत्नाकर, शब्दानुशासन, पाहुड़ दोहा, उक्त व्यक्ति प्रकरण जैसे दामोदर शर्मा का है। ऐसे ही ये सब हम कईयों बार बता चुके हैं साहित्य वाले क्लास में, ठीक है। हिंदी साहित्य का जो 125 प्रश्न वाला चलता है उसमें कई कई जानते हो 10-10, 20-20 बार, 50-50 बार आया होगा ये एक एक रचना। लहंदा भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? लहंदा का विकास जो है यह 85 से हुआ है। विकल्प क सही है। अपभ्रंश का पहला कवि कौन है? अपभ्रंश का पहला कवि जो है वह है स्वयंभू राम कुमार वर्मा मानते हैं, ठीक है। अपभ्रंश के व्याकरणिक रूप का विवेचन किसने किया है? अपभ्रंश के व्याकरणिक रूप का विवेचन की बात करें तो यह हेमचंद जी ने किया है। शब्दानुशासन इनकी पुस्तक है। सिद्धों की भाषा कौन सी थी? सिद्धों की भाषा की बात करें तो वह थी अपभ्रंश। सिद्धों की भाषा कैसी थी? अपभ्रंश सिद्धों की भाषा थी। और हिंदी में मिलावट नहीं खपती, हिंदी में मिलावट नहीं खपती और उसका व्याकरण नियमबद्ध है। यह वाक्य किसने कहा? यह वाक्य कहा था अमीर खुसरो ने, ठीक है। किसने कहा? अमीर खुसरो ने। विकल्प ख सही है यहाँ से। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी भाषा की उत्पत्ति का श्रेय किसे दिया है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी भाषा की उत्पत्ति का श्रेय जो है यह दिया है लल्लू लाल को, ठीक है। लल्लू लाल को दिया है। विकल्प क यहाँ पर सही है। हिंदी के मानक रूप में योगदान दिया। हिंदी के मानक रूप में योगदान किसने दिया? तो वह है किशोरी दास वाजपेयी जी। विकल्प ग सही है। प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है। और देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है? देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या 11 मानी जाती है। क ख ग घ अंगा नहीं, क ख ग घ अंगा तो व्यंजन हो गया ना। अ आ ई ई उ उ कितना होगा? यहाँ पे 6 हो गया। उसके बाद ए ओ औ कितना हो गया? 6 4 10 और एक री, ठीक है। कुल कितना हो गया? 11। आगे चलते हैं तो यहाँ पे 11 सही है। दक्षिणी हिंदी के सर्वप्रथम लेखक कौन थे? दक्षिणी हिंदी के सर्वप्रथम लेखक की बात करें तो ख्वाजा बंदो नवाज गेसुदराज जी थे। ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज जी कौन? दक्षिणी हिंदी के सर्वप्रथम लेखक। प्राकृत भाषा के व्याकरण ग्रंथ प्राकृत प्रकाश के लेखक कौन है? प्राकृत भाषा के व्याकरण ग्रंथ है कौन? प्राकृत प्रकाश। और इसके लेखक हैं वररुचि जी। विकल्प घ सही है, वररुचि। देवनागरी लिपि क्या है? देवनागरी लिपि जो है यह वैज्ञानिक लिपि है। विकल्प ख सही है। इनमें से असत्य युग में पहचानना है। मैथिली विद्यापति से संबंधित है। बिल्कुल सही। विद्यापति को मैथिली का कोकिला भी कहा जाता है। बिहारी ब्रज भाषा से सही है। तुलसी अवधि सही है। केशव खड़ी बोली, अरे भाई उस समय खड़ी बोली कहाँ से आ गया? केशव खड़ी बोली नहीं, केशव ब्रज, ठीक है। तुलसी अवधि और ब्रज दोनों में है तो विकल्प घ सही है यहाँ पर। देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं? देवनागरी लिपि में वर्ण की बात करें कुल 52 वर्ण हैं। विकल्प ख सही है यहाँ पर, 52 वर्ण। देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। देवनागरी लिपि की कौन सी वर्ण ध्वनि नहीं है? दंतोष्ठ होता है, दंत कंठोष्ठ, ग्रीवा ध्वनि तो नहीं सुने हैं कहीं, ठीक है। दंतोष्ठ व जैसे हो गया, दंत त हो गया, कंठोष्ठ कंठ ए हो गया। यहाँ पे ग्रीवा ध्वनि का नाम इसमें नहीं सुने हैं तो विकल्प यहाँ पर घ सही होगा। और प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बीजी खेर जी थे। विकल्प घ सही है, ठीक है। ख सही है, सॉरी। हिंदुस्तानी प्रचार सभा की अध्यक्षता किसने की? हिंदुस्तानी प्रचार सभा की अध्यक्षता किया था पैरीन नहन ने। विकल्प ग सही है। और भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं एवं बोलियां आते हैं?
तो वह है 18। 18 बोलियां, 5 उपभाषाएं आती हैं। 5 उपभाषाएं की बात करें तो देखिए, एक हो गया पहाड़ी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी, ये 5 उपभाषा और इसकी 18 उपबोलियां। पूर्वी हिंदी में 3, पश्चिमी हिंदी में 5, राजस्थानी हिंदी में 5 और बिहारी हिंदी में 3 और ये जो हो गया पहाड़ी हिंदी में 2। तो कुल ये 18 और उपभाषा ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5, तो कुल 5 उपभाषा और 18 बोलियां हैं। असंगत बताओ, इसमें से असंगत कौन सा है, ये पहले अंडरलाइन कर लो असंगत की बात और उसके बाद आगे बढ़ें। मालवी का केंद्र इंदौर और उज्जैन है, ब्रजभाषा का केंद्र दिल्ली है। तो भोजपुरी का क्षेत्र आजमगढ़ है, ठीक, भोजपुरी का क्षेत्र आजमगढ़ है और खड़ी बोली का केंद्र मेरठ और बिजनौर है। सही है, भोजपुरी का क्षेत्र आजमगढ़ भोजपुरी में आता है, खड़ी बोली मेरठ केंद्र है इसका और ब्रजभाषा का केंद्र दिल्ली है, दिल्ली नहीं है, ब्रजभाषा केंद्र मालवी का केंद्र इंदौर और उज्जैन है। ठीक है, मालवा का पठार नाम सुने हैं ना, मालवा का पठार जो हो गया ये राजस्थान का दक्षिणी छोर मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में बोली जाती है मालवी, पश्चिमी हिंदी की राजस्थानी हिंदी की बोली है। तो यहाँ पे जो असत्य कथन है, ब्रजभाषा का केंद्र जो है आगरा मथुरा है, वृंदावन साइड, तो विकल्प ख सही है यहाँ पर। असत्य कथन बताइए, वह असत्य बताइए, इसमें से कौन सा असत्य है। बुंदेली का क्षेत्र झांसी है, सही है, बुंदेली का क्षेत्र झांसी है और छत्तीसगढ़ी बिलासपुर दुर्ग की बोली है, ये भी सही है। विद्यापति भोजपुरी के कवि थे, अरे भोजपुरी के नहीं, ये थे अपभ्रंश के थे और ये मैथिली के कोकिला कहे जाते थे। ठीक है, हरियाणवी का एक नाम बांगरू है, यह भी सही है, आया भी है, तो विकल्प ग वाला यहाँ पे गलत था और इसीलिए यह सही हो गया, असंगत है। भारोपीय भाषा परिवार को दूसरा नाम इंडो जर्मनिक दिया, किसने दिया है, तो वह मैक्स मुलर ने दिया है। भारोपीय भाषा परिवार को दूसरा नाम इंडो जर्मनिक दिया मैक्स मुलर ने। भारोपीय भाषा परिवार के 2 वर्ग कैंतुम और सतम के जन्मदाता कौन है। कैंतुम और सतम के जन्मदाता की बात करें तो अस्कोली जी हैं। ठीक है, कौन है, अस्कोली, किसके, भारोपीय भाषा परिवार और 2 वर्ग कैंतुम और सतम के जन्मदाता अस्कोली। असंगत बताइए यहाँ पर, मारवाड़ी छत्तीसगढ़ी में कैसे बोली जाएगी यार, मारवाड़ के क्षेत्र में, राजस्थान के क्षेत्र में बोली जाएगी, पहले ही गलत हो गया और यही असंगत है। भोजपुरी मैथिली के क्षेत्र में चलिए मान लिया जाता है। अवधी बघेली, क्या कह रहा है भाई, अवधी बघेली, ये कह रहा है कि एक, ये देखिए, ये बिहारी हिंदी की है और ये पश्चिमी हिंदी की है। अवधी और बघेली की बात करें पूर्वी हिंदी की हो गया, ब्रजभाषा खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का, मारवाड़ी राजस्थानी की हिंदी का है और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी का, दोनों का मेल नहीं खा रहा, इसलिए असंगत है। हिंदी का एक रूप क्या नहीं है, क्या नहीं है हिंदी का एक रूप, इसमें से कोंकणी, रेख्ता, उर्दू और हिंदुस्तानी, इनमें से बताना है तो बता दे। कोंकणी जो है हिंदी का एक रूप नहीं है, विकल्प क सही है, मतलब दोनों भाषाओं का कोई मैच वैच नहीं है, शब्द उद्भव नहीं मिलेंगे। आइए जानते हो कोंकणी कहाँ बोली जाती है। सतम और केतुम किस संख्या के, कोंकण क्षेत्र कहाँ है, मुंबई में देख रहे हो ना, मुंबई, और क्या देख रहे हो, गोवा। सतम और केंतुम किस संख्या के वाचक हैं, सतम और केंतु किस संख्या के वाचक हैं, तो ये 100 के वाचक हैं, विकल्प ग सही है। नेपाली किस की लिपि है, नेपाली की लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि है नेपाली की। ठीक है, हमारे गोरखपुर से रास्ता जाता है नेपाल की तरफ, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 3 घंटे का रास्ता है, बहुत स्लो जाओगे तब, नहीं तो वैसे 2 घंटे का रास्ता है। प्राकृत भाषा का अर्थ क्या है, प्राकृत भाषा का अर्थ क्या है, बात करें तो 4 विकल्प है आपके सामने और सही उत्तर है संस्कृत के बाद की भाषा। संस्कृत के बाद पाली आता है, ठीक है, उसके बाद कौन आता है, प्राकृत आता है, तो संस्कृत के बाद ही हुआ, तो विकल्प यहाँ पे
घ सही है। बाकी प्रकृति से, असभ्य समाज की, गांव से, ये सब बकवासियों से नहीं मतलब है। और भारतीय आर्य भाषा और हिंदी पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो बता दें सुनीति कुमार चटर्जी जी हैं भारतीय आर्य भाषा और हिंदी पुस्तक के लेखक। बहराइच सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में है कि बोली के अंतर्गत आता है। बहराइच सुल्तानपुर किस बोली के अंतर्गत आता है? तो वह है अवधी का क्षेत्र है। ठीक है, अवधी का क्षेत्र है। डिंगल भाषा का क्या अर्थ है? डिंगल भाषा का अर्थ जो है अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी। अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी डिंगल भाषा का, ठीक है, अर्थ है। तो यहाँ पर विकल्प ग सही हुआ। असत्य कथन बताइए। असत्य कथन इनमें से कौन सा है? भाषा विचार विनिमय का प्रमुख साधन है। साधन तो है, विचार विनिमय का साधन तो है भाषा। भाषा व्याकरणबद्ध होती है, सही है। अगर भाषा है तो व्याकरणबद्ध ही होगी। और भाषा समाज निरपेक्ष होती है। भाषा समाज निरपेक्ष थोड़ी होती है, भाषा समाज के साथ चलती है। तो यही कथन असत्य है, विकल्प ग वाला। भाषा एक सामाजिक क्रिया है, यह भी सही है। नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है? नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है बताइए। दक्षिण में इसे कहा जाता है नंदी नगरी। नंदी नागरी, विकल्प ग सही है। ब्राह्मी लिपि का भारत में प्रचलन कब था? यह ब्राह्मी लिपि का प्रचलन भारत में ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से लेकर 350 वर्ष बाद तक था। ठीक है, ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से लेकर 350 ईसा पूर्व वर्ष तक था। और प्रारंभ में, मतलब समझ रहे हो, अगर बात करें महात्मा बुद्ध का जीवन काल की बात करें, देखो 1000 ईसा पूर्व से पहले की बात करें या 500 ईसा पूर्व के पहले बात करो, 500 ईसा पूर्व के पहले संस्कृत, ठीक है। और इसके बाद 1 ईस्वी तक कौन प्राकृत आ गया? नहीं प्राकृत नहीं, पाली आया। और 1 से 5 तक कौन चला? 500 तक ये चला था प्राकृत। और 500 से 800 तक मान लो अपभ्रंश, 800 से 1000 तक मान लो अवहट, और इसी बीच पुरानी हिंदी आ गया। ठीक ना। प्रारंभ में देवनागरी लिपि की एक प्रमुख विशेषता बताइए। देवनागरी लिपि की एक प्रमुख विशेषता, इसके वर्णों पर सिर रेखा नहीं लगती थी। ठीक है, जो अब लगती है, जैसे हम लिख दिए राम तो सिर रेखा लगा दिए ना, पहले नहीं लगता था। प्रारंभ में देवनागरी लिपि की एक प्रमुख विशेषता थी कि इसके वर्णों पर सिरो रेखा नहीं लगती थी। पाली को कहा जाता है, पाली को कहा जाता है प्रथम प्राकृत। प्रथम प्राकृत किसे कहा जाता है? पाली से, क्योंकि पाली के बाद ही प्राकृत का विकास हुआ। गलत जोड़े छांटिए, गलत जोड़ा छांटना है इसमें से। तो पाहुड़ दोहा राम सिंह जी का ही है, ठीक है ना। और पाहुड़ दोहा राम सिंह का है। वड़ रत्नाकर दामोदर शर्मा का नहीं है, दामोदर शर्मा का नहीं। शब्दानुशासन के लेखक हेमचंद जी हैं, कीर्तिलता विद्यापति की रचना है। ठीक है, व्यक्ति वर्ण व्यक्त प्रकरण जो है वो दामोदर शर्मा की रचना है। अपभ्रंश भारत की एक प्रमुख विशेषता कौन सी है? अपभ्रंश भाषा की एक प्रमुख विशेषता कौन सी है इसमें? तो बता दें कि वर्णों की द्वित प्रवृत्ति, विकल्प घ सही है। और राष्ट्रभाषा हिंदी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन बताना है। बता दें राष्ट्रभाषा हिंदी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो वह है यह देश की भावात्मक एकता बनाए में अक्षम नहीं है। ठीक है, अक्षम लिखा है ना यहाँ पे, यही गलत है। बाकी यह नए शब्दों के निर्माण की क्षमता रखती है, इसीलिए इसे और नए नए भाषा के शब्दों को यह ग्रहण करती है, इसे जीवंत भाषा कहते हैं। और इसकी लिपि देवनागरी है, सही है। इसकी शब्द संपदा बहुत बड़ी है। ठीक है, तो विकल्प ए वाला जो था यह गलत था। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा के बारे में लिखा गया। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा के बारे में क्या लिखा गया? तो बता दें यह एक राजभाषा है।
हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने के अहिंदी भाषी प्रस्तावक का क्या नाम है? मतलब कुछ राज्य के लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित न किया जाए। ठीक है, हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने के अहिंदी भाषी प्रस्तावक का क्या नाम है? सॉरी, कुछ और हम कहने लगे। मतलब ऐसे कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि बने? तो वो हैं गोपाल स्वामी अयंगर चाहते थे कि हिंदी राष्ट्रभाषा बने, और वह हिंदी भाषी राज्य के नहीं थे। भाषा विज्ञान में भाषा के किन अंगों का अध्ययन किया जाता है? तो किया जाता है विविध अंगों का। ठीक है, विविध अंगों का अध्ययन। भाषा विज्ञान में भाषा के किन अंगों का, सिर्फ यहाँ पे वैज्ञानिक उच्चारित ध्वनियों का अध्ययन नहीं किया, सब अंगों का किया जाता है, विविध अंगों का। हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। कौन थे? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जो विश्वविद्यालय है गोरखपुर में है, त्रिपलियम के नाम से जाना जाता है। सर जॉन गिलक्राइस्ट ने खड़ी बोली को क्या नाम दिया? सर जॉन गिलक्राइस्ट ने खड़ी बोली को क्या नाम दिया है? तो वह है टकसाली भाषा। विकल्प ख सही है। कौन सी भाषा? टकसाली भाषा। सर जॉन गिलक्राइस्ट ने खड़ी बोली को टकसाली भाषा नाम दिया। और उसके बाद राष्ट्रभाषा के प्रचार समिति के प्रथम अध्यक्ष का नाम बताइए। राष्ट्रभाषा के प्रचार समिति के प्रथम अध्यक्ष का नाम राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है, यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद लिखा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। तो विकल्प ग सही है। हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने की थी? हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की बात करें तो किया था श्री राजगोपालाचारी जी ने। विकल्प ग सही है यहाँ पर। तो ये रहे आज के 152 वीडियो, जो 150 से प्लस हमने बोला था वह किया हमने। ठीक है, इसी तरह हम अभी एक दो क्वेश्चन आया था, उसको आपको लगा होगा। जैसे वर्ण रत्नाकर था, वह है ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है वर्ण रत्नाकर, और एक था उक्त व्यक्ति प्रकरण, दामोदर शर्मा जी की रचना है। कुछ क्वेश्चन पहले आया हुआ था। और यहाँ पे बात करें हम ओ तरीके, सारा गुड़ हो गया गोबर। उर्दू लिपि जो है यह फारसी में लिखी जाती है। ठीक है, जिसे नस्तालिक लिपि है। नस्तालिक लिपि है एक, जो उर्दू फारसी अरबी फारसी का से ही बना हुआ है। नस्तालिक लिपि उर्दू उसी में लिखी जाती है। ठीक है ना, खरोष्टी में नहीं लिखी जाती है। तो विकल्प ख वाला यहाँ पे सही है, ख से खरगोश। कुटिल लिपि से विकास हुआ, कुटिल लिपि से विकास हुआ किसका हुआ है? तो देवनागरी लिपि का। विकल्प क सही है यहाँ पर। भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी भाषा किसे कहते हैं? हिंदी भाषा किसे कहते हैं? तो पश्चिमी व पूर्वी हिंदी, पश्चिमी पूर्वी हिंदी को क्या कहते हैं? भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी भाषा किसे कहेंगे? पश्चिमी व पूर्वी हिंदी को। सतम भाषा समूह में कौन से वर्ग हैं? सतम भाषा समूह में कौन से वर्ग हैं? ईरानी और भारतीय। विकल्प ग वाला यहाँ पर सही है, ग से गमला। ठीक है ना। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित कौन सा है? अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित कौन सा है, इसमें से बताना है। तो बता दें, पौम चरियु है। विकल्प घ सही है यहाँ पर, पौम चरियु। कमेंट में बताइए यह किसकी रचना है, पौम चरियु। ब्रजबुली के नाम से किस भाषा को जाना जाता है? ब्रजबुली जो है वह जाना जाता है बांग्ला के नाम से। विकल्प ग सही है। ठीक है, ब्रजबुली के नाम से किसे जाना जाता है? बांग्ला। ब्रजबोली मत करिएगा, ध्यान रहे, ऑप्शन में तो नहीं है, लेकिन ब्रजबोली जो है बांग्ला को जाना जाता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य आधुनिक भाषाओं की संख्या कितनी है? आधुनिक भाषाओं की, मान्य आधुनिक भाषाओं की संख्या 22 है। ठीक है, कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। भोजपुरी शामिल है क्या? तो कह देना नहीं। भोजपुरी से क्वेश्चन आ सकता है, भोजपुरी 8वीं अनुसूची में शामिल अभी नहीं है। और ओकार बहुला है। ओकार बहुला कौन है इसमें? तो अवधि जो है ओकार बहुला है।
विकल्प क सही है। और सॉरी, ब्रज भाषा जो है ये उकार बहुला है। अवधि, ब्रज भाषा जो है ये ओकार बहुला है। ठीक है, ओकार बहुला है। ओकार बहुला कौन नहीं है? तो कौन नहीं है ओकार बहुला यहाँ पर? ब्रज जो है, क्या कह दिया भाई, ओकार बहुला कौन, आकार बहुला, सॉरी क्या पढ़ रहे हैं हम, आकार बहुला कौन नहीं है? ब्रज नहीं है, क्योंकि ये ओकार बहुला है। अब देखिए यहाँ पे कन्नौजी, कौरवी और हरियाणवी, ये तीनों पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं और ये आकार बहुला। भाषा का आदर्श रूप कहलाता है। भाषा का आदर्श रूप क्या कहलाता है? तो भाषा का आदर्श रूप परिनिष्ठित भाषा और मानक भाषा दोनों कहलाता है। तो विकल्प ग वाला यहाँ पे सही है। बुनियादी शिक्षा की नींव किसने डाली? बुनियादी शिक्षा की नींव डालने वाले हैं महात्मा गांधी जी, और यहाँ पर विकल्प क वाला सही है, महात्मा गांधी। भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? खेसरिया को? नहीं 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 नहीं, यहाँ पे मत जाना। भोजपुरी का शेक्सपियर भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। कोई इधर से बोला है। निम्न में से कौन मानक भाषा नहीं है? मानक भाषा इनमें से कौन सा नहीं है? हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, ये तो भाषा है तीनों, आप जानते हैं। ब्रज भाषा नहीं, बोली है, उपभाषा है। किसकी? हिंदी की, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। तो विकल्प घ सही है यहाँ पर। कैथी नागरी की किस शाखा से संबंधित है? कैथी नागरी की किस शाखा से संबंधित है? तो वह है पूर्वी। ठीक है, विकल्प क सही है। और भाषा का निर्माण निम्न में से किससे होता है? भाषा का निर्माण होता है व्यक्त ध्वनियों से। विकल्प क सही है। और आर्यों की ठेठ बोली को क्या कहते हैं? आर्यों की ठेठ बोली को क्या कहते हैं? तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कहते हैं। ठीक है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कहते हैं आर्यों की ठेठ बोली को। दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम क्या है? दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम है हिंदवी। विकल्प ग सही है। पाली को पाटली से उत्पन्न मानने वाले विद्वान का क्या नाम है? कौन कहता है कि पाली भाषा जो है वह पाटली से उत्पन्न हुआ था? वह है मैक्स मुलर। ठीक है, मैक्स मुलर। विभाषा किसे कहते हैं? विभाषा किसे कहते हैं? बोली को कहते हैं। राजभाषा, राष्ट्रभाषा, लुप्त भाषा को थोड़ी, बोली को कहते हैं विभाषा। तो ब्रज विभाषा है, अवधी विभाषा है, भोजपुरी भी विभाषा है। और अपभ्रंश का व्याकरण कौन है? अपभ्रंश का व्याकरण की बात करें तो शब्दानुशासन जो है यह पुस्तक अपभ्रंश का व्याकरण है। ठीक है। और वियोगात्मक भाषा कौन है? वियोगात्मक भाषा की बात करें तो हिंदी वियोगात्मक भाषा है। विकल्प ग सही है। बाकी वर्ण रत्नाकर, शब्दानुशासन, पाहुड़ दोहा, उक्त व्यक्ति प्रकरण जैसे दामोदर शर्मा का है, ऐसे ही ये सब हम कईयों बार बता चुके हैं साहित्य वाले क्लास में। ठीक है, हिंदी साहित्य का जो 125 प्रश्न वाला चलता है उसमें कई जानते हो 10-10, 20-20 बार, 50-50 बार आया होगा ये एक एक रचना। लहंदा भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? लहंदा का विकास जो है यह 85 से हुआ है। विकल्प क सही है। अपभ्रंश का पहला कवि कौन है? अपभ्रंश का पहला कवि जो है वह है स्वयंभू राम कुमार वर्मा मानते हैं। ठीक है। अपभ्रंश के व्याकरणिक रूप का विवेचन किसने किया है? अपभ्रंश के व्याकरणिक रूप का विवेचन की बात करें तो यह हेमचंद जी ने किया है। शब्दानुशासन इनकी पुस्तक है। सिद्धों की भाषा कौन सी थी? सिद्धों की भाषा की बात करें तो वह थी अपभ्रंश। सिद्धों की भाषा कैसी थी? अपभ्रंश सिद्धों की भाषा थी। और हिंदी में मिलावट नहीं खपती, हिंदी में मिलावट नहीं खपती और उसका व्याकरण नियमबद्ध है। यह वाक्य किसने कहा? यह वाक्य कहा था अमीर खुसरो ने। ठीक है, किसने कहा? अमीर खुसरो ने। विकल्प ख सही है यहाँ से। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी भाषा की उत्पत्ति का श्रेय किसे दिया है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी भाषा की उत्पत्ति का श्रेय जो है यह दिया है लल्लू लाल को। ठीक है, लल्लू लाल को दिया है। विकल्प क यहाँ पर सही है। हिंदी के मानक रूप में योगदान दिया। हिंदी के मानक रूप में योगदान किसने दिया? तो वह है किशोरी दास वाजपेयी जी।
विकल्प ग सही है। प्रेम सागर लालू लाल की रचना है। और देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है? देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या 11 मानी जाती है। क ख ग घ अंगा नहीं, क ख ग अंगा तो व्यंजन हो गया ना। अ आ ई ई उ ऊ कितना होगा? यहाँ पे 6 हो गया। उसके बाद ए ओ औ कितना हो गया? 6 4 10 और एक री। ठीक है, कुल कितना हो गया? 11। आगे चलते हैं तो यहाँ पे 11 सही है। दक्षिणी हिंदी के सर्वप्रथम लेखक कौन थे? दक्षिणी हिंदी के सर्वप्रथम लेखक की बात करें तो ख्वाजा बंदो नवाज गेसुदराज जी थे। ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज जी कौन? दक्षिणी हिंदी के सर्वप्रथम लेखक। प्राकृत भाषा के व्याकरण ग्रंथ प्राकृत प्रकाश के लेखक कौन है? प्राकृत भाषा के व्याकरण ग्रंथ है कौन? प्राकृत प्रकाश। और इसके लेखक हैं वररुचि जी। विकल्प घ सही है, वररुचि। देवनागरी लिपि क्या है? देवनागरी लिपि जो है यह वैज्ञानिक लिपि है। विकल्प ख सही है। इनमें से असत्य युग में पहचानना है। मैथिली विद्यापति से संबंधित है। बिल्कुल सही, विद्यापति को मैथिली का कोकिला भी कहा जाता है। बिहारी ब्रज भाषा से सही है। तुलसी अवधि सही है। केशव खड़ी बोली, अरे भाई उस समय खड़ी बोली कहाँ से आ गया? केशव खड़ी बोली नहीं, केशव ब्रज। ठीक है, तुलसी अवधि और ब्रज दोनों में है, तो विकल्प घ सही है यहाँ पर। देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं? देवनागरी लिपि में वर्ण की बात करें, कुल 52 वर्ण हैं। विकल्प ख सही है यहाँ पर, 52 वर्ण। देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। देवनागरी लिपि की कौन सी वर्ण ध्वनि नहीं है? दंतोष्ठ होता है, दंत, कंठोष्ठ, ग्रीवा ध्वनि तो नहीं सुने हैं कहीं। ठीक है, दंतोष्ठ व जैसे हो गया, दंत त हो गया, कंठोष्ठ कंठ ए हो गया। यहाँ पे ग्रीवा ध्वनि का नाम इसमें नहीं सुने हैं, तो विकल्प यहाँ पर घ सही होगा। और प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बीजी खेर जी थे। विकल्प घ सही है। ठीक है, ख सही है, सॉरी। हिंदुस्तानी प्रचार सभा की अध्यक्षता किसने की? हिंदुस्तानी प्रचार सभा की अध्यक्षता किया था पैरीन नहन ने। विकल्प ग सही है। और भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं एवं बोलियां आते हैं? तो वह है 18 बोलियां, 5 उपभाषाएं आती हैं। 5 उपभाषाएं की बात करें तो देखिए, एक हो गया पहाड़ी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी, ये 5 उपभाषा और इसकी 18 उपबोलियां। पूर्वी हिंदी में 3, पश्चिमी हिंदी में 5, राजस्थानी हिंदी में 5 और बिहारी हिंदी में 3 और ये जो हो गया पहाड़ी हिंदी में 2, तो कुल ये 18 और उपभाषा ये कितना हो गया? 1 2 3 4 5, तो कुल 5 उपभाषा और 18 बोलियां हैं। असंगत बताओ, इसमें से असंगत कौन सा है? ये पहले अंडरलाइन कर लो असंगत की बात और उसके बाद आगे बढ़ें। मालवी का केंद्र इंदौर और उज्जैन है। ब्रजभाषा का केंद्र दिल्ली है। तो भोजपुरी का क्षेत्र आजमगढ़ है। ठीक, भोजपुरी का क्षेत्र आजमगढ़ है। और खड़ी बोली का केंद्र मेरठ और बिजनौर है। सही है, भोजपुरी का क्षेत्र आजमगढ़ भोजपुरी में आता है। खड़ी बोली मेरठ केंद्र है इसका। और ब्रजभाषा का केंद्र दिल्ली है, दिल्ली नहीं है। ब्रजभाषा केंद्र मालवी का केंद्र इंदौर और उज्जैन है। ठीक है, मालवा का पठार नाम सुने हैं ना? मालवा का पठार जो हो गया ये राजस्थान का दक्षिणी छोर मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में बोली जाती है मालवी। पश्चिमी हिंदी की राजस्थानी हिंदी की बोली है। तो यहाँ पे जो असत्य कथन है, ब्रजभाषा का केंद्र जो है आगरा मथुरा है, वृंदावन साइड, तो विकल्प ख सही है यहाँ पर। असत्य कथन बताइए, असत्य बताइए, इसमें से कौन सा असत्य है? बुंदेली का क्षेत्र झांसी है। सही है, बुंदेली का क्षेत्र झांसी है।
और छत्तीसगढ़ी बिलासपुर दुर्ग की बोली है, ये भी सही है। विद्यापति भोजपुरी के कवि थे, अरे भोजपुरी के नहीं, ये थे अपभ्रंश के थे, और ये मैथिली के कोकिला कहे जाते थे। ठीक है। हरियाणवी का एक नाम बांगरू है, यह भी सही है, आया भी है। तो विकल्प गो वाला यहाँ पे गलत था और इसीलिए यह सही हो गया, असंगत है। भारोपीय भाषा परिवार को दूसरा नाम इंडो जर्मनिक दिया, किसने दिया है? तो वह मैक्स मूलर ने दिया है। भारोपीय भाषा परिवार को दूसरा नाम इंडो जर्मनिक दिया मैक्स मूलर ने। भारोपीय भाषा परिवार के दो वर्ग कैंतुम और सतम के जन्मदाता कौन है? कैंतुम और सतम के जन्मदाता की बात करें तो अस्कोली जी हैं। ठीक है, कौन है? अस्कोली, किसके? भारोपीय भाषा परिवार और दो वर्ग कैंतुम और सतम के जन्मदाता अस्कोली। असंगत बताइए यहाँ पर, मारवाड़ी छत्तीसगढ़ी में कैसे बोली जाएगी यार? मारवाड़ी मारवाड़ के क्षेत्र में, राजस्थान के क्षेत्र में बोली जाएगी, पहले ही गलत हो गया और यही असंगत है। भोजपुरी मैथिली के क्षेत्र में चलिए मान लिया जाता है। अवधी बघेली, क्या कह रहा है भाई? अवधी बघेली ये कह रहा है कि एक, ये देखिए, ये बिहारी हिंदी की है और ये पश्चिमी हिंदी की है। अवधी और बघेली की बात करें, पूर्वी हिंदी की हो गया। ब्रजभाषा खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का। मारवाड़ी राजस्थानी के हिंदी का है और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी का, दोनों का मेल नहीं खा रहा है, इसलिए असंगत है। हिंदी का एक रूप क्या नहीं है? क्या नहीं है हिंदी का एक रूप? इसमें से कोंकणी, रेख्ता, उर्दू और हिंदुस्तानी, इनमें से बताना है तो बता दें। कोंकणी जो है हिंदी का एक रूप नहीं है, विकल्प क सही है। मतलब दोनों भाषाओं का कोई मैच वैच नहीं है, शब्द उद्भव नहीं मिलेंगे। आइए जानते हो कोंकणी कहाँ बोली जाती है? सतम और केतुम किस संख्या के कोंकण क्षेत्र कहाँ है? मुंबई में देख रहे हो ना, मुंबई, और क्या देख रहे हो? गोवा। सतम और केंतुम किस संख्या के वाचक हैं? सतम और केंतु किस संख्या के वाचक हैं? तो ये 100 के वाचक हैं, विकल्प ग सही है। नेपाली किस की लिपि है? नेपाली की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है नेपाली की। ठीक है, हमारे गोरखपुर से रास्ता जाता है नेपाल की तरफ, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 3 घंटे का रास्ता है। बहुत स्लो जाओगे तब, नहीं तो वैसे 2 घंटे का रास्ता है। प्राकृत भाषा का अर्थ क्या है? प्राकृत भाषा का अर्थ क्या है बात करें तो 4 विकल्प है आपके सामने और सही उत्तर है संस्कृत के बाद की भाषा। संस्कृत के बाद पाली आता है, ठीक है, उसके बाद कौन आता है? प्राकृत आता है, तो संस्कृत के बाद ही हुआ, तो विकल्प यहाँ पे घ सही है। बाकी प्राकृत से, असभ्य समाज की, गांव से, ये सब बकवासियों से नहीं मतलब है। और भारतीय आर्य भाषा और हिंदी पुस्तक के लेखक का नाम बताइए, तो बता दें सुनीति कुमार चटर्जी जी हैं भारतीय आर्य भाषा और हिंदी पुस्तक के लेखक। बहराइच सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में है कि बोली के अंतर्गत आता है? बहराइच सुल्तानपुर किस बोली के अंतर्गत आता है? तो वह है अवधी का क्षेत्र है। ठीक है, अवधी का क्षेत्र है। डिंगल भाषा का क्या अर्थ है? डिंगल भाषा का अर्थ जो है अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी। अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी डिंगल भाषा का, ठीक है, अर्थ है। तो यहाँ पर विकल्प ग सही हुआ। असत्य कथन बताइए, असत्य कथन इनमें से कौन सा है? भाषा विचार विनिमय का प्रमुख साधन है। साधन तो है, विचार विनिमय का साधन तो है भाषा। भाषा व्याकरणबद्ध होती है, सही है, अगर भाषा है तो व्याकरणबद्ध ही होगी। और भाषा समाज निरपेक्ष होती है, भाषा समाज निरपेक्ष थोड़ी होती है, भाषा समाज के साथ चलती है, तो यही कथन असत्य है, विकल्प ग वाला। भाषा एक सामाजिक क्रिया है, यह भी सही है। नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है? नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है बताइए? दक्षिण में इसे कहा जाता है नंदी नगरी, नंदी नागरी, विकल्प ग सही है। ब्राह्मी लिपि का भारत में प्रचलन कब था? यह ब्राह्मी लिपि का प्रचलन भारत में ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से लेकर 350 वर्ष बाद तक था। ठीक है, ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से लेकर 350 ईसा पूर्व वर्ष तक था। और प्रारंभ में
मतलब समझ रहे हो। अगर बात करें महात्मा बुद्ध का जीवन काल की बात करें, देखो 1000 ईसा पूर्व से पहले की बात करें या 500 ईसा पूर्व के पहले बात करो, 500 ईसा पूर्व के पहले संस्कृत, ठीक है। और इसके बाद 1 ईस्वी तक कौन प्राकृत आ गया, नहीं प्राकृत नहीं पाली आया। और 1 से 5 तक कौन चला, 500 तक ये चला था प्राकृत। और 500 से 800 तक मान लो अपभ्रंश, 800 से 1000 तक मान लो अवहट, और इसी बीच पुरानी हिंदी आ गया, ठीक ना। प्रारंभ में देवनागरी लिपि की एक प्रमुख विशेषता बताइए। देवनागरी लिपि की एक प्रमुख विशेषता, इसके वर्णों पर सिर रेखा नहीं लगती थी, ठीक है। जो अब लगती है, जैसे हम लिख दिए राम तो सिर रेखा लगा दिए ना, पहले नहीं लगता था। प्रारंभ में देवनागरी लिपि की एक प्रमुख विशेषता थी कि इसके वर्णों पर सिरो रेखा नहीं लगती थी। पाली को कहा जाता है, पाली को कहा जाता है प्रथम प्राकृत। प्रथम प्राकृत किसे कहा जाता है, पाली से, क्योंकि पाली के बाद ही प्राकृत का विकास हुआ। गलत जोड़े छांटिए, गलत जोड़ा छांटना है इसमें से, तो पाहुड़ दोहा राम सिंह जी का ही है, ठीक है ना। और दोहा राम सिंह का है। वड़ रत्नाकर दामोदर शर्मा का नहीं है, दामोदर शर्मा का नहीं। शब्दानुशासन के लेखक हेमचंद जी हैं, कीर्तिलता विद्यापति की रचना है, ठीक है। व्यक्ति वर्ण व्यक्त प्रकरण जो है वो दामोदर शर्मा की रचना है। अपभ्रंश भारत की एक प्रमुख विशेषता कौन सी है। अपभ्रंश भाषा की एक प्रमुख विशेषता कौन सी है इसमें, तो बता दें कि वर्णों की द्वित प्रवृत्ति, विकल्प घ सही है। और राष्ट्रभाषा हिंदी के संबंध में कौन सा कथन गलत है, गलत कथन बताना है। बता दें राष्ट्रभाषा हिंदी के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो वह यह देश की भावात्मक एकता बनाए में अक्षम नहीं है, ठीक है। अक्षम लिखा है ना यहाँ पे, यही गलत है। बाकी यह नए शब्दों के निर्माण की क्षमता रखती है, इसीलिए इसे और नए नए भाषा के शब्दों को यह ग्रहण करती है, इसे जीवंत भाषा कहते हैं। और इसकी लिपि देवनागरी है, सही है। इसकी शब्द संपदा बहुत बड़ी है, ठीक है। तो विकल्प ए वाला जो था यह गलत था। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा के बारे में लिखा गया, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा के बारे में क्या लिखा गया, तो बता दें यह एक राजभाषा है। हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने के अहिंदी भाषी प्रस्तावक का क्या नाम है। मतलब कुछ राज्य के लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित न किया जाए, ठीक है। हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने के अहिंदी भाषी प्रस्तावक का क्या नाम, सॉरी कुछ और हम कहने लगे। मतलब ऐसे कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि बने, तो वो हैं गोपाल स्वामी अयंकर चाहते थे कि हिंदी राष्ट्रभाषा बने, और वह हिंदी भाषी राज्य के नहीं थे। भाषा विज्ञान में भाषा के किन अंगों का अध्ययन किया जाता है, तो किया जाता है विविध अंगों का, ठीक है। विविध अंगों का अध्ययन, भाषा विज्ञान में भाषा के किन अंगों का, सिर्फ यहाँ पे वैज्ञानिक उच्चारित ध्वनियों का अध्ययन नहीं किया, सब अंगों का किया जाता है, विविध अंगों का। हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। कौन थे, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जो विश्वविद्यालय है गोरखपुर में है, त्रिपलियम के नाम से जाना जाता है। सर जॉन गिलक्राइस्ट ने खड़ी बोली को क्या नाम दिया। सर जॉन गिलक्राइस्ट ने खड़ी बोली को क्या नाम दिया है, तो वह है टकसाली भाषा, विकल्प ख सही है। कौन सी भाषा, टकसाली भाषा। सर जॉन गिलक्राइस्ट ने खड़ी बोली को टकसाली भाषा नाम दिया। और उसके बाद राष्ट्रभाषा के प्रचार समिति के प्रथम अध्यक्ष का नाम बताइए। राष्ट्रभाषा के प्रचार समिति के प्रथम अध्यक्ष का नाम राजेंद्र प्रसाद है, ठीक है। यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद लिखा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, तो विकल्प ग सही है। हिंदी प्रचार सभा की
स्थापना किसने की थी? हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की बात करें तो किया था सी राजगोपालाचारी जी ने। विकल्प ग सही है यहाँ पर। तो ये रहे आज के 152 वीडियो, जो 150 से प्लस हमने बोला था वह किया हमने। ठीक है, इसी तरह हम अभी एक दो क्वेश्चन आया था, उसको आपको लगा होगा। जैसे वर्ण रत्नाकर था, वह है ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है वर्ण रत्नाकर, और एक था उक्त व्यक्ति प्रकरण, दामोदर शर्मा जी की रचना है। कुछ क्वेश्चन पहले आया हुआ था। और यहाँ पे बात करें हम तो देखिए ये था हमारा व्याकरण, और इसी तरह का व्याकरण हम लेकर आएंगे अभी आने वाले कुछ दिनों में, ताकि आपका ये एग्ज़ाम जो है केवीएस का, पीजीटी का कई लोग इसमें से होंगे जो पीजीटी का देंगे, पीजीटी का प्लस पीआरटी का, और कई लोग होंगे पीजीटी का देंगे प्लस पीआरटी का देंगे। ठीक है, ये बहुत लोगों का होगा। बहुत लोगों का नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम होगा, नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम होगा, और आरपीएससी का बहुत लोगों का एग्ज़ाम होगा। तो इतने सारे एग्ज़ाम को अगर एक सिलेबस को ही पकड़ लें तो कई लोग छूट जाएंगे। इसलिए हम व्याकरण वाला पार्ट पकड़े हुए हैं अभी, जिसकी ज़रूरत सभी एग्ज़ामों में है और सभी लोग उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। टाइम थोड़ा सा कम है हमारे पास, इसलिए हम ज़्यादा आपको कंटेंट उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, लेकिन जितना करा रहे हैं तो सबको हो सके फ़ायदा करे, और फ़ायदा करेगा इसमें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।